हैंड वाला जिस्चर करा था क्या? चलिए देखिए, हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, और एनिमल टिश्यू में यहाँ पे जो बात हो रही है एनिमल टिश्यू की, ये कितने पार्ट में बांटा जाता है, क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं बताइए। A group of cells which perform a single function. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, कोई पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहला रहा है, हमारा टिश्यू कहला रहा है। ठीक, अब एनिमल टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू होता है, हमें यहाँ पे पहले एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 4 Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue और skeletal tissue. Epithelial tissue, कनेक्टिव tissue, muscular tissue और neural tissue और neural. और न्यूरल। ठीक है, 4 तरीके से हमें पढ़ना है, 4 तरीके के टिश्यू पढ़ना है। Epithelial को डिवाइड करेंगे 3 में. एपिथेलियल टिश्यू को भी डिवाइड कर दिया गया है, 3 में. उन सबको हम लोग आगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ नोट्स बने हुए हैं, क्यों ही इतनी मेहनत करना है। सबसे पहले यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी वाले पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। डेफिनेशन की बात करी जा रही है। डेफिनेशन क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन। क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आया, स्ट्रक्चर, ओरिजिन और फंक्शन में सिमिलर होना चाहिए, या ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर कॉमन इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट वर्क टुगेदर परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, अब ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। यहां आता है क्वेश्चन के टर्म टिश्यू किसने दिया, एंग्रू ने। ठीक है, टिश्यू जो है ये फ्रेंच है, ठीक है, और गिवन बाय फ्रेंच एनाटोमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट बाइकॉट। अच्छा, कॉइंट मींस क्या है सर इसमें? ठीक है, और ऑलरेडी कॉइन्ड बाय ग्रीव इन प्लांट्स। सबसे पहले कर चुके थे प्लांट में ये पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन एनिमल में बाइकॉट ने दिया। समझ में आई बात या नहीं? बाइकॉट। ठीक है। मार्सेलो मेल्पिजी फाउंड अ सेपरेट ब्रांच फॉर द स्टडी ऑफ टिश्यू। उन्होंने क्या कह दिया, हिस्टोलॉजी। यानी आज हम लोग जो भी बात करने जा रहे हैं वो हिस्टोलॉजी के अंडर में आएगी। तो हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू। ये कौन थे, मेयर साहब थे जिन्होंने ये टर्म दे दिया। क्लियर? यस सर। बाइकॉट कंसीडर्ड क्या है, वो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। आ गई बात समझ में। टिश्यू को 2-3 तरीके से बांटा गया है। उसके ओरिजिन देखिए, ये अभी नीट में आया था, एक क्वेश्चन आया था, उसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है, कैसा है, ये 25 का क्वेश्चन है। टिश्यू जो है वो एपिथेलियल हो सकते हैं, कनेक्टिव हो सकते हैं, मस्कुलर हो सकते हैं और नर्वस हो सकते हैं। इनकी ओरिजिन क्या है? एपिथेलियल तीनों जगह मिलेंगे। एक्टोडर्मल ओरिजिन है, एंडोडर्मल भी ओरिजिन है और मेसोडर्मल है। ये पॉइंट पकड़ने वाला है। एपिथेलियल टिश्यू तीनों ओरिजिन का होता है। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, मस्कुलर टिश्यू भी मेसोडर्मल का है और नर्वस टिश्यू जो है एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। क्लियर है? हेलो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी हो गई, टर्म मेयर हो गया, इंपॉर्टेंट टिश्यू ऑफ लिविंग टिश्यू। अब इनको डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग या बाकी चीजों के अकॉर्डिंग इनको बांट दिया गया है कई तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, सबसे पहला हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये कवरिंग और लेयरिंग बनाते हैं। किसी भी बॉडी की कवरिंग और लेयरिंग अगर बना रहे हैं तो वो कौन से टिश्यू हैं? एपिथेलियल टिश्यू। जैसे आपकी बॉडी है, ठीक है, कवरिंग और लेयरिंग क्या होती है? जैसे आपने कहा ये आपका माउथ, ठीक है, अब यहां देखें, यहां पे आपका ये माउथ हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है, मुंह की बात करते हैं। बाहर की तरफ जो कवरिंग होगी, स्किन आपको जो मिल रही है वो क्या है, वो तो हो गई कवरिंग। लेकिन जब इसमें मुंह में अंदर जाएंगे तो ये तो मुंह खुल गया। जब मुंह खुला तो अंदर की तरफ आप जब देखेंगे तो उन्हें क्या कहते हैं हम, लाइनिंग्स। तो कवरिंग और लाइनिंग को बनाने वाला कौन? एपिथेलियल टिश्यू। यानी आपने पेट की बात करी, ये स्टमक की बात करी, स्टमक में कवरिंग और लाइनिंग कहां मिलेंगी? बाहर की तरफ आपको जो मिल रही है वो क्या है? कवरिंग। अंदर की तरफ जो मिलेगी वो क्या होगी? लाइनिंग। ठीक, अंदर की लाइनिंग उनकी बनी होती है। कवरिंग और लाइनिंग को बनाने वाला टिश्यू कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू है। क्लियर है मेरी बात? पॉइंट पकड़ में आया? हाँ सर। ठीक, अब ये कई तरीके के हो सकते हैं।
तीन टाइप एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। Yes. एपिथेलियल टिश्यू भी कई तरीके के हो सकते हैं। अभी हम एनसीईआरटी का भी चार्ट लगा देंगे, यहाँ पे हमने पूरा कंपाइल किया हुआ है, एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट्स हैं सबको कंपाइल कर दिया है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये सिंपल भी हो सकता है। सिंपल का मतलब होता है कि एक ही लेयर है, सिर्फ सेल्स की एक ही लेयर। हाँ सर। तो ये हो गया सिंपल। और दूसरा हो सकता है स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड, तो उसमें कई लेयर्स होंगी। हाँ सर। समझ में आई बात है? यस सर। फिर उसके बाद इसको फर्दर बांट दिया गया है 3 में, ठीक है। नाम बताओ उनके शेप्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं? सर। पहले स्क्वैमस, ठीक है, क्यूबॉइडल, और वो दूसरा है कॉलमनर। हाँ कॉलमनर। स्क्वायमस जो अनलाइक उनकी अनइवन सरफेस अनइवन सेल वॉल होती है। अब स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। स्क्वैमस जो होती है ये प्लेट लाइक होती है, पतली पतली सेल्स होंगी। क्यूबॉइडल जो सेल्स होती है वो क्यूब लाइक है, क्यूबॉइडल। और कॉलमनर जो होती है वो पिलर लाइक सेल्स होती है। अब इसी के अकॉर्डिंग स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड हो गया। यस सर। क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड हो गया, ठीक है। इस तरह से स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम हो गया। क्लियर? यस सर। आइए अब क्या होता है, यही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, में मेम्ब्रेन्स पे जंक्शन होते हैं। जंक्शन के बारे में 3 टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है, यहाँ पे हम देखिए कुछ कट करेंगे चीजें यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट पकड़ते रहिए, देखते रहिए। देखिए एपिथेलियल टिश्यू को हमने बांटा। अरे तो बता रही है। अरे बेटा ऐसे थोड़ी। अच्छा सर, जो सीरिएटेड होते हैं वो अभी पहले इधर देख लो। एपिथेलियल टिश्यू को पहले बांट दिया सिंपल और कंपाउंड। क्लियर है? यस सर। सिंपल वो है जो सिर्फ एक लेयर के होंगे, जिसमें कई लेयर्स नहीं मिलेगी, वो सिंपल। कंपाउंड वाले जो है जिसमें कई लेयर्स मिलेंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम बाद में बताएंगे, पहले स्ट्रैटिफाइड ही कहते हैं कंपाउंड, ठीक है, यानी कई लेयर्स हैं। अब बात आती है इसमें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, 3 मेन है। क्या है बेटा? 3 मेन, यानी सिंपल के 3 मेन ले लिए, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। सीलिएटेड भी हो सकती है और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड भी हो सकती है। क्या है इसके बारे में चर्चा अभी करते हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं, यहाँ पे आगे वाली देखते हैं। चलो देखो, अब यहाँ बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की। ये प्लेट लाइक है, हमने आपको बता दिया, पतली पतली सी है ये, बिल्कुल प्लेट या टाइल के जैसे मिलेंगी। तो इनका न्यूक्लियस कहाँ होगा? बीचों बीच में होगा, यहाँ पे इनका न्यूक्लियस होगा। तो इनमें कुछ अनइवन भी मिलता है। बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, लेकिन एक एक करके छोटे छोटे पहले पॉइंट्स उठाइए। मेन पॉइंट जो है जिन पर डिस्कशन करना है, मेन पॉइंट जो नीट में आने वाले। क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल जो होती है ये क्यूब शेप होती है, ठीक है, लेकिन अभी भी इनकी एक ही लेयर मिल रही है। कॉलमनर हमने आपको बताया पिलर शेप है। अच्छा, इनका न्यूक्लियस कहाँ होगा? बीचों बीच में होगा। यस सर। लेकिन ये पिलर लाइक सेल्स हैं, ऐसे हैं, तब इनका न्यूक्लियस कहाँ होगा? इनका न्यूक्लियस यहाँ बेस पे होगा। जरा ध्यान से समझिए, ये पॉइंट पकड़ में आया। इनका न्यूक्लियस थोड़ा बेस पे होगा। लेकिन अब क्यूबॉइडल में थोड़ी दिक्कत है। क्यूबॉइडल में दिक्कत क्या है? क्यूबॉइडल में दिक्कत यह है कि कुछ सेल्स मान लीजिए बड़ी हो गई और कुछ सेल्स छोटी हो गई, कुछ सेल्स बड़ी हो गई, कुछ सेल्स छोटी हो गई, कुछ सेल्स बड़ी हो गई, कुछ सेल्स छोटी हो गई। अभी लेयर एक ही थी, लेकिन सेल्स के साइज ज्यादा लंबे हो, तो ज्यादा लंबे वाले का न्यूक्लियस थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होगा। हाँ सर। और जो कम लंबी होंगी उनका न्यूक्लियस थोड़ा नीचे होगा। हाँ सर। तो न्यूक्लियस की तो 2 लेयर बन जाती हैं, लेकिन सेल्स की तो एक ही लेयर रही। तो लेयर तो बन गई, लेयरिंग तो हो गई, तो स्ट्रैटिफाइड। लेकिन ये झूठा स्ट्रैटिफिकेशन है यार, झूठा ही तो है। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहलाएंगी ऐसी। समझ में आ गई बात है? नहीं कोई दिक्कत इस पे? नहीं सर। नहीं है। आइए अब इसमें कहते हैं कुछ सेल्स हैं जिसमें सीलिया निकल आया है, कुछ सेल्स हैं जिसमें सीलिया निकल आया। तो सीलिया निकल आया तो सीलिएटेड हो गई। बोलो कोई दिक्कत? कॉलमनर में ही सिर्फ सीलिया निकलेगा या किसी में भी? दोनों, क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों में ऐसे स्क्वायमस में निकलता है। ठीक है, स्क्वायमस पतली होती है सारी, प्लेट लाइक या टाइल के जैसी होती है, तो उसमें नहीं निकली। समझ में आई बात या नहीं? अब स्ट्रैटिफाइड में यानी कि इन्हीं की लेयरिंग कर दी तो स्ट्रैटिफाइड है। केराटिन जिसमें मिलेगा वो केराटिनाइज, जिसमें केराटिन नहीं मिलेगा नॉन केराटिनाइज। यस सर। केराटिन प्रोटीन है, जिसमें मिलेगा केराटिनाइज, नहीं मिलेगा नॉन केराटिनाइज। समझ में आई बात या नहीं?
स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस भी हो सकती है, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल भी हो सकती है। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे और बांट दिया, देखिए फिर से वैसे ही चार्ट। शेप के बेसिस पे स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, अरेंजमेंट के बेसिस पे वन लेयर है कि दो लेयर है, स्पेशल कैटेगरी में रख दिया, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ट्रांजिशनल है। छोड़ दो, अभी क्या करना है, इतना तो तुमने पीछे देख ही लिया। अब जब तुम डिटेल में पढ़ोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये चार्ट क्या कहना चाह रहा है। तो चार्ट्स आप दिमाग में रखिएगा। सिंपल एपिथेलियम, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। मैंने बताया आपको सिंगल लेयर होगी, ठीक है। इसमें आ जाता है स्क्वामस एपिथेलियम, फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है। अब ये कहां मिलती हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी सिंपल, अब आपने चार्ट बना लिया था, चार्ट जो भी हमने बताया आपको, चार्ट पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। और चार्ट बनाने के बाद उनके एग्जांपल्स यहां से क्वेश्चन में उठते हैं कि कहां मिलती हैं। स्क्वामस एपिथेलियम, इट इज फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इन द लाइनिंग ऑफ एल्वियोली, ठीक। कॉलमनर ब्रंकाई में मिलती है। दूसरा पॉइंट पकड़िए, फंक्शन इसका क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू, इसकी प्रोटेक्शन करेगा। भाई कवरिंग और लाइनिंग बना रहा है तो इसीलिए कर रहा है, इंजरी और जर्म्स से बचाता है। स्क्वामस एपिथेलियम लाइंस द बोमेन्स कैप्सूल। देखिए बोमेन्स कैप्सूल आपने पढ़ा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन में, बोमेन्स कैप्सूल। ये किडनी में आपने पढ़ा है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में ये जो पढ़ा था ये बोमेन्स कैप्सूल है, और ये ग्लोमेरुलस है, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, मैलपीजियन। अच्छा, पीसीटी में क्यूबॉइडल मिलता है। हाँ अब यार, और ये हेल्प करेगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन में। क्लियर हो गया स्क्वामस एपिथेलियम। और कहां मिला? इन ब्लड कैपिलरीज द एपिथेलियम हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, डिफ्यूजन वगैरह में, ठीक है। हाँ, सिंगल लेयर होता है तो जल्दी अलग अलग पॉइंट देखिए, समझ लीजिए एपिथेलियल टिश्यू के। अब डिटेल है, इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछा जा सकता नीट के लेवल पे, इससे ज्यादा कहीं नहीं आएगा। एल्वियोली में ये क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे किसका? गैसेस का। एल्वियोली के अंदर क्या करेंगे? ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर में भी काम करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, अगला देखिए। अगला है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या कहता है भाई? देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम मेड अप ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स हैं, ठीक है। इनका न्यूक्लियस कहां है? सेंट्रली प्लेस्ड है, ठीक है। और माइक्रोविलाई भी मिल सकती हैं इसमें, सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई भी मिल सकती हैं जो इंक्रीज कर देगी एब्जॉर्प्शन का एरिया। दे आर फाउंड इन द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहां मिलेगा बेटा? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, वही तुमने बताया जो पीसीटी डीसीटी उसमें मिलेगा, ठीक है। यस सर। इसके बाद सिलेवरी ग्लैंड में मिलेगा, पैनक्रियाटिक डक्ट में मिलेगा, थायरोवेसिकल्स यानी थायराइड के जो वेसिकल्स हैं उसमें मिलेगा। याद रखिए थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड का जब आपने एक स्ट्रक्चर काटा था अंदर की तरफ, तो आपने देखा था कि इस तरीके के। अच्छा हाँ सर, एक चीज से याद है, एक क्वेश्चन था, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का टेडपोल लार्वा में ना, जो थायराइड ग्लैंड है तो लार्वा उसमें नहीं चेंज होता है अडल्ट में। बिल्कुल ठीक। और सर एक और चीज बताइए, जैसे पैनक्रियाज उसमें भी तो मिलता है कॉलमनर, पैनक्रियाज स्टोमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग। हाँ, देखो तो ये थायराइड ग्लैंड क्यूबॉइडल होता है। हाँ सर। और उसके अंदर ये भरा होता है, ये एल्वियोली बनता है। तो ये क्यूबॉइडल ग्लैंड की जो वेसिकल्स हैं उनमें भी ये मिलेगा आपको, ठीक है। थायराइड वाली, थायराइड वेसिकल्स ये क्यूबॉइडल। इसके बाद अब इसके फंक्शन देख लिए, तो कहां कहां मिलेगा समझ में आया? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में मिलेगा, थायरोवेसिकल्स में मिलेगा, सैलिवरी ग्लैंड में मिलेगा, पैनक्रियाटिक डक्ट में मिल जाएगा। क्लियर है? आइए इसके फंक्शन देखिए। क्यूबॉइडल एपिथेलियम हेल्प करता है सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। वो वाला क्या कर रहा था? स्क्वामस एपिथेलियम प्रोटेक्शन कर रहा था, ये सिक्रीशन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द पार्ट वेयर दे आर फाउंड। अब आते हैं कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कॉल्यूमिनर हमने आपको बताया कैसी है, ये पिलर लाइक है, ठीक है, लंबी लंबी है। न्यूक्लियस जो होता है इनका ओवल होता है, बेस की तरफ लाई करता है इसका न्यूक्लियस, हमने आपको बता दिया। फ्री सरफेस पे इस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं, ठीक है। और ये बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन का एरिया। पीछे भी मिल रहे थे, यहां भी मिल रहे। दे आर फाउंड इन द, कहां मिल रहे हैं जरा देखिए। अब ये कहां मिलेंगे, ये क्वेश्चन आ गया। तो आपको यहां से अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन और उनकी ग्लैंड्स में। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड और कवरिंग ऑफ एपिग्लॉटिक्स, ठीक है। ये यहां मिलेंगे, पॉइंट पकड़ लीजिएगा।
याद करने वाली चीजें हैं, डिट्टो याद करके सीधा सीधा क्वेश्चन बनेंगे आपके। फंक्शन क्या होता है, ये स्पेशलाइज होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, इंटेस्टाइन के अंदर अगर हैं तो ये लाइन करेंगे। गोबलेट सेल्स होती जो म्यूकस का सिक्रीशन कर रही हैं। मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स होती हैं, समझ में आई बात या नहीं, ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग टिश्यू, की प्रोटेक्शन भी करेंगी, वो तो एपिथेलियल का काम ही है कवरिंग लाइनिंग, तो प्रोटेक्शन तो करेगा ही करेगा। अब मॉडिफिकेशन, मैंने स्यूडो स्ट्रैटिफाइड के बारे में बता दिया। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या हुआ, जिसमें न्यूक्लियस ऊपर नीचे होगा, सेल बड़ी है, दो है पर होती वो एक। हाँ होती एक ही लेयर है, स्ट्रैटिफाइड नहीं होती, झूठी स्ट्रैटिफाइड है। अब ये कहाँ मिलती है, ये बात क्वेश्चन वाली है कि भाई साहब मिलेगी कहाँ, और वही इसका क्वेश्चन बनेगा कि भाई कहाँ मिलती है। शॉर्ट सेल्स हैं उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। Mucus secreting goblet cells are also occur in the epithelium, although epithelium is one of cell thick, ठीक है, they are called pseudostratified। ये सारी बातें हो गई। On the basis of special function of epithelial tissue classified into ciliated और glandular, ठीक है। अब सीलिया मिलेगा तो सीलिएटेड हो गए, सीलिएट मिलता है फैलोपियन ट्यूब, अगर वो सिक्रीशन कर रहे हैं तो ग्लैंडुलर हो गई, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में होता है। और अब सीलिएटेड एपिथेलियम क्यूबाइडल हो सकते हैं, ठीक है, बियर सीलिया ऑन देयर सरफेस। सीलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम स्पॉन इन द स्पर्म डक्ट, कहां मिल रहे हैं बेटा, स्पर्म डक्ट पे मिल रहे हैं आपको, और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में मिल रहे हैं। इन्हीं की वजह से ये वो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में और स्पर्म डक्ट में सीलिएटेड। इसके अलावा और भी मिलते हैं, कहां मिलते हैं, ओवा के लिए भी तो निकलता है, हाँ सर, फैलोपियन ट्यूब, हाँ फैलोपियन ट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है। सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, देखिए ये कौन सा था, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम था, और यहाँ के कॉल्यूमिनर एपिथेलियम फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैकिया में मिलेगा, ओके सर, ठीक है, और ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा। पॉइंट पकड़ा, यस सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे आते हैं। ग्लैंडुलर सर, द बीटिंग ऑफ ये सब इससे जो है आपका म्यूकस वगैरह आता है, जैसे मुंह में थूक आता है, वो बलगम जो आ जाता है, वो इसी की वजह से आ रहा है। इनका फ्लैजिला जो है वो सीलिया ऊपर की तरफ आ रहा है। सर अभी जो हमने पढ़ा उसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम को तो कंपाउंड में रखा गया है, इसमें सिंपल में अभी ग्लैंडुलर के भी आगे आएंगे पार्ट, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज एक्चुअली मॉडिफाइड इन कॉलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम इज इनफोल्डेड इनटू फॉर्म मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। क्या बना दी, मल्टीसेलुलर ग्लैंड बना दी, यूनिसेलुलर बना सकती है, मल्टीसेलुलर बना सकती है, ठीक है। फंक्शन तो सिक्रीशन हो गई। अब सिक्रीशन में ये क्या क्या निकाल सकते हैं आपके, देखिए बहुत सारे हैं, स्वेट, ऑयल, स्वेट बना सकते हैं, ठीक है, ऑयल फ्रॉम ग्लैंड्स, एंजाइम्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से, म्यूकस फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड, गोबलेट सेल सीलिएटेड कॉलुमिनर सेल है। अब इनको भी बांट दिया गया दो तरीके से ग्लैंड्स को, ठीक है। देखिए पहले अगर इसका चार्ट देखना चाहिए तो ग्लैंड्स देखे तो चार्ट पूरा देख लीजिए, दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखिए ग्लैंड्स जो है विदाउट डक्ट वाली हैं तो उन्हें कह देंगे एंडोक्राइन, और जिनमें डक्ट होती है उसे कहते हैं एक्सोक्राइन। तो डक्टेड और डक्टलेस। आपने एक और पर मीजोक्राइन भी कुछ होती है ना, मीरोक्राइन होती है, एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन। अभी उसके बुक पे भी चर्चा कर लेंगे, 2 मिनट तो रुकिए भाई, आप रुक नहीं रहे। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी यूनिसेलुलर हो सकती हैं, यूनिसेलुलर में गोबलेट सेल्स आती हैं, अभी पीछे नाम लिया था एपिथेलियल सेल्स थी, जो गोबलेट सेल्स थी जो डायरेक्ट म्यूकस से निकालती। मल्टीसेलुलर भी कई तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डक्ट, तो सिंपल और कंपाउंड, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेक्रेटरी यूनिट, ट्यूबुलर, एसिनर, एल्वियोलर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट, सीरस, म्यूकस, मिक्स्ड, on the basis of secretory mechanism, merocrine, apocrine, holocrine। इसको आप यही तो कह रहे हो ना। अब देखिए आपने कहा ये ग्लैंड है, ग्लैंड में सिर्फ ऊपर का पार्ट रिलीज हुआ, यहां से टूट के चला गया, बाकी ग्लैंड बची हुई है एपोक्राइन। बीच तक का गया तो मीरोक्लाइन, और पूरी ग्लैंड ही डिसॉल्व होकर निकल गई तो होलोक्राइन। समझ में आई बात है नहीं? गया सर गोनेड्स किसके एग्जांपल है, वो जो एंडोक्राइन भी तो एकदम उसका एक वर्ड बताया था आपने, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। मिक्स ग्लैंड होती है, मिक्स ग्लैंड, हाँ, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। देखिए यूनिसेलुलर जो होती है, अब ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड गोबलेट सेल्स होती हैं, हेटेरोक्राइन, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी का चार्ट दिखाएंगे, 1 मिनट बाद आपको एनसीईआरटी का पूरा चार्ट दिखाएंगे। उसमें उन्होंने एनसीईआरटी के जितने पॉइंट थे हमने ना सारे निचोड़ लिए एक ही चार्ट में, सब एनसीईआरटी खत्म है। लेकिन यहाँ डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिए।
यूनिसेलुलर जो होती है सिंगल है, आइसोलेटेड सेल है, ठीक है, जैसे गोबलेट सेल्स होती है। मल्टी सेलुलर कंटेन्स क्लस्टर ऑफ सेल्स, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, ये देखिए पोरिंग, एक्सोक्राइन यानी जो देखिए एक ग्लैंड है, ये आपकी ग्लैंड है। ग्लैंड का मतलब क्या हो गया, अभी हमने आपको बताया जो सिक्रीट करे उसे ग्लैंड कह रहे हैं। अब ग्लैंड में निकली डक्ट, ठीक है, आपके यहां पे ग्लैंड है और उसकी डक्ट मुंह में खुल रही है, सलाइवा मुंह में आ रही है, तो ये डक्ट के थ्रू आ रही है, यानी बन यहां रहा है मल और निकल रहा है मुंह में। तो ये जो डक्ट के थ्रू आ रहा है इसे क्या कहते हैं हम, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो बाहर निकाल रहा है अपना सिक्रीशन, और जिस तो डक्टेड जो होती हैं वो होती हैं एक्सोक्राइन। बोलो कोई दिक्कत? अब एक ग्लैंड थी, इसके पास कोई डक्ट नहीं थी, ये ब्लड वेसल में डायरेक्ट अपना सिक्रीशन निकाल दे रही, तो ये ब्लड वेसल में ऐसे एंडोक्राइन, वो हार्मोन निकालती, वो एंजाइम निकालती। तो यहाँ से आपके एंजाइम निकल रहे हैं, आपके सलाइवा में एंजाइम होते हैं और यहाँ हार्मोन्स होते हैं ब्लड में, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो कहाँ मिल सकती हैं, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब तुम्हारे एक्सोक्राइन हो गए। सलाइवरी ग्लैंड हो गई, सिक्रेट सलाइवा, यस सर, ठीक है, अभी हमने आपको बता दिया। अब आ जाता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में हमने आपको बताया क्या होते हैं, जो अंदर ही निकालेंगे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, जितने भी है, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, गोनैड्स हो गए, हाँ, ये सब एंडोक्राइन हो गए। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन के बेसिस पे मीरोक्राइन हमने बताया आपको, मीरोक्राइन अपने ऊपर का हिस्सा, एपोक्राइन और होलोक्राइन। होलो पूरा निकाल देंगे, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक, आते कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड यानी स्ट्रैटिफाइड वाले आ जाएंगे। इसी में अभी आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्वेश्चन कई बार ट्रांजिशनल एपिथेलियम से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो इसलिए आपको ये हम बता दे रहे। कंपाउंड एपिथेलियम में आपको बताया लेयर्स जिसमें मिलेंगे, वो कंपाउंड है, कंपाउंड एपिथेलियम मोर देन वन लेयर मिलेगी, ठीक है। दे आर कवर्ड बाय ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट, ये हमारी क्या करेंगे, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियाटिक डक्ट। फंक्शन इसका क्या होता है, इन्वॉल्व मेनली इन द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, और लिमिटेड रोल है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। पीछे वाली जो थी सिंपल वाली, उनका सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में था रोल, लेकिन जो कंपाउंड है उनका मेन रोल है प्रोटेक्शन का। भाई आपकी स्किन है ऊपर की तरफ है, कंपाउंड है, ठीक है, तो इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है ना, तो ये इसलिए ये प्रोटेक्शन के लिए होगी। ओके सर, डिफरेंस बिटवीन सिंपल, तो सिंपल में ये हो जाएगा, कंपाउंड में ये हो जाएगा। आपको पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, हमें नहीं बताना है। स्पेशलाइज्ड फंक्शन बिटवीन एपिथेलियल सेल्स, सेल जंक्शंस। यहाँ पर जंक्शन क्या होते हैं, देखिए 3 टाइप। आपने कहा 2 सेल थी, यस सर, 2 सेल थी, इसके ऊपर क्वेश्चन हम दे चुके हैं टेस्ट में, आप लोगों को मिल चुका है जंक्शन का क्वेश्चन, एक टेस्ट में हम दे चुके हैं। टाइट जंक्शन, जोना, एडहेरेंस, याद आई है, एक क्वेश्चन हम दे चुके हैं। तो यहाँ क्या होता है, 2 सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, आपस में जुड़ने में इन्होंने किस तरीके के कनेक्शन बनाए एक दूसरे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, वो कहलाता है इसका जंक्शन। अब जंक्शन टाइट जंक्शन भी हो सकता है, एडहेरिंग जंक्शन भी हो सकता है, डेस्मोसोम्स भी हो सकते हैं, ये अलग अलग। तो डेस्मोसोम्स को गैप जंक्शन कहते हैं। हाँ, अभी आते हैं इसके ऊपर, चलो एक एक करके बात कर लेते हैं। टाइट जंक्शन जो होते हैं, दे हेल्प यू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। पॉइंट पकड़िए, ये वाला मेन इसका फंक्शन क्या है, ये टाइट जंक्शन है, ये लीकिंग से बचाएंगे। अडहेयरिंग जंक्शन, ये अडहेयर करेंगी, सीमेंटिंग फंक्शन है, नेबरिंग सेल्स को बिल्कुल एक दूसरे से चिपका के रखेंगे। गैप जंक्शन होता है, इसमें बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ये फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेट ईच अदर कंटेनिंग साइटोप्लाज्म एडजॉइनिंग सेल्स, यहाँ से आयंस वगैरह का ट्रांसफर हो जाएगा। सर एक चीज याद आई, पूछ लो, वो प्लांट टिश्यू, अभी नहीं, अब एनिमल तो एनिमल पे ही आइए। नहीं, टाइट जंक्शन, एक मिनट देख लो यार, पहले देख लो, पढ़ लो एक मिनट। टाइट जंक्शन यहाँ आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सीमेंटिंग है, इससे कुछ भी लीकिंग नहीं होगी। अडहेरिंग जंक्शन में भी यहाँ नहीं होगा, लेकिन जो गैप जंक्शन होता है बीच में, उसमें लीकिंग होती है। यहाँ देखिए आपको फंक्शन दिए हुए, ठीक है, यस सर। टाइट जंक्शन ये सील करता है नेबरिंग सेल्स टुगेदर इन एन एपिथेलियल शीट, प्रिवेंट लीकिंग फ्रॉम मॉलिक्यूल बिटवीन देम। अडहेरिंग जंक्शन जो होता है, एडहेरेंस, जिसे जोना एडहेरेंस भी बोलते हैं, ये क्या करता है, जॉइंस एक्टिन बंडल्स इन वन सेल टू सिमिलर बंडल्स इन द नेबरिंग सेल,
डेस्मोसोम्स क्या होते हैं? ज्वाइंस द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ वन सेल टू दोज ऑफ नेबर। गैप जंक्शन जो होते हैं वो अलाउ करते हैं सॉल्युबल आयंस वगैरह को, मॉलिक्यूल्स को। और ये छोड़ दो हेमिडेस्मोसोम्स, ठीक है। आगे आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। ये एनसीईआरटी का पार्ट देख लीजिए जरा, देखिए एनसीईआरटी का पार्ट है ये, पूरी लाइन एनसीईआरटी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, कट टू कट हमने पूरा रख दिया है एनसीईआरटी का, ठीक है। हम आप लोगों को भेज देंगे, इसका पीडीएफ भेज देंगे। एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू जो होता है सिंपल और कंपाउंड दो पार्ट में बांटा गया। टिश्यू की यहां डेफिनेशन दी है, टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस which faces either a body fluid or outside environment and thus provide a covering or a lining, क्या covering or lining for some part of the body. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. क्लियर हुई बात? यस। अब आते हैं सिंपल और कंपाउंड के ऊपर। सिंपल हमने आपको बता दिया, जो सिंगल लेयर वाले थे वो सिंपल हो गए, जिसमें मल्टी लेयर है वो कंपाउंड है। सिंपल वाले के अंदर जरा देखिए, एंड फंक्शन एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स। किस किस की लाइनिंग बनाएंगे? बॉडी कैविटीज की बनाएंगे, डक्ट्स की बनाएंगे और ट्यूब्यूल्स की बनाएंगे। ये फंक्शन कर रहा है, फंक्शन जो होता है इसका प्रोटेक्शन होता है, हैज प्रोटेक्शन फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन, हमारी स्किन में जैसे नहीं करता है। इधर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, तो स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया और कॉलुमिनर एपिथेलियम हो गया। यस। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। अब जरा स्क्वैमस को ध्यान से देखते हैं। ये सिंगल लेयर का बना हुआ है और ये डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहा है। कहां कहां होगा? फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। पॉइंट पकड़िएगा, हम बोले दे रहे हैं, अगर ना दिख रहा हो तो हम बोले दे रहे हैं, ठीक है। फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, पहला पॉइंट है, ब्लड वेसल में मिलेगा। एयर सेक्स, एनसीईआरटी की लाइन में मिस ना करिएगा, क्वेश्चन यहीं से डिट्टो आ जाता है। तो ये आया इरेगुलर बाउंड्रीज के ऊपर। हाँ, अभी 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 देखो क्वेश्चन सारे यहीं से मिलने वाले हैं। They are found in the walls of blood vessels, air sacs of lungs, lungs के air sacs में मिलेंगे, ठीक है। और involved in the function of formation of diffusion boundary, diffusion boundary बनाएगा। दूसरा है compound epithelium, ये कहाँ मिलेगा? They are found in ducts of glands, ठीक है, ducts of glands और tubular part of nephron in kidneys। मेन फंक्शन क्या है इसका? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है। और एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज माइक्रोविलाई। पीसीटी में अगर है तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा? वो माइक्रोविलाई रखे होगा अपने अंदर। क्लियर है? इसके बाद कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की बात करी जाए, कॉल्यूमिनर कैसा होता है आपको बताया, सिलेंडर सेल्स होंगी, न्यूक्लियाई बेस की तरफ होगा, फ्री सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन, अब ये कहां मिलेंगे? दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, पॉइंट पकड़े, कट टू कट पॉइंट है, कोई दिक्कत इसमें? सीधे सीधे पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर लेते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम हमने आपको बताया कई लेयर्स हैं, मल्टी लेयर्ड है और लिमिटेड रोल है इनका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। They cover the dry surface of skin, moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary gland and of pancreatic duct. यही पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, सेम। अब आते हैं, if the columnar और cuboidal cells bear cilia तो उन्हें ciliated epithelium कहेंगे। कहाँ मिलेगा ciliated epithelium? एग्जाम्पल समझिए, कहाँ मिल रहा है? They are present in the lining of hollow organs. ciliated epithelium कहाँ मिल रहा है? hollow organs में, जैसे bronchioles and fallopian tubes। इसके अलावा आ रहा है columnar cells get specialized in glandular epithelium। अब glandular epithelium भी देख लीजिए, यहाँ पे दे दिया इन्होंने, मल्टीसेलुलर हो सकता है या यूनिसेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर का नाम दिया हुआ है गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और मल्टीसेलुलर में आपके कई नाम दे दिए, जैसे सैलिवरी ग्लैंड की सेल्स, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड्स हैं, दो तरीके की हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है।
एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन हमने आपको बता दिया, एक्सोक्राइन जो बाहर निकालेंगे सिक्रीशंस, और एंडोक्राइन जो अंदर निकालेंगे। इसके बारे में आपको बता दिया, हार्मोन निकालती है एक्सोक्राइन की एंडोक्राइन, हार्मोन तो वो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ठीक है। चल डकलेट्स होती है। हाँ, अब ये टाइट जंक्शन एडहेरिंग जंक्शन एनसीईआरटी के देखें। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीपिंग नेबरिंग सेल्स टुगेदर। और गैप जंक्शन जो होता है फैसिलिटेट करता है सेल्स को कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स एंड रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस। ये एनसीईआरटी की लाइंस है, ये जंक्शंस आपके एनसीईआरटी के ही है, ठीक है। आते हैं अब एपिथेलियल टिश्यू हमारा यहाँ पे लगभग खत्म। आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में हमने आपको बताया कि हर एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 3 मेन चीजें मिलती हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम है कनेक्शन बनाना, ज्वाइन करना। अब वो 3 मेन चीजें कौन कौन सी होती हैं? कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा उसमें 3 मेन चीजें होती हैं। या तो सेल्स हो सकती हैं उसमें, या तो क्या सेल्स भी होती है, फाइबर्स भी होते हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स भी होता है। समझिए जरा बात, कोई भी आपकी जो सेल बन रही है उसका जो कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है, किसी भी टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू वो 3 चीजों से मिलकर बना होगा। या तो उसमें सेल्स होती हैं, उसमें फाइबर्स होते हैं, और उसमें ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। कोई भी ग्राउंड सब्सटेंस हो सकता है। अब सेल्स कई तरीके की हो सकती है, वो फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, एडिपोसाइट्स, बहुत सारी। फाइबर्स 3 तरीके के हैं, रेटिकुलर फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स। और ग्राउंड सब्सटेंसेस में मैक्रोमोलेक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल शुगर्स भी हो सकती हैं। ये आपके मैट्रिक्स बनाएगा, ठीक है। मेन आपको अगर एनसीईआरटी के जैसा यहाँ पे डायग्राम देखने को मिले तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम होता है। किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में ये जनरल चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए इसमें देखिए आपको फाइबर्स मिल रहे हैं, एनसीईआरटी में भी कुछ इसी तरीके का दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको सेल्स मिल रही है ना, फाइबर्स हो गए, ठीक। इस बीच में जो आपको मिल रहा है वो ग्राउंड सब्सटेंस हो गया। ये देखिए ग्राउंड सब्सटेंस, ये वाला सब ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, ठीक है। इसमें प्रोटीन हो सकते हैं, इलास्टिक फाइबर्स हो सकते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर मतलब जो जाल बनाएंगे। देखिए बिल्कुल क्लियर कट आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है। रेजिडेंट सेल्स में इसमें कोई भी रेजिडेंट सेल्स, जैसे यहाँ मीसेनकाइमल सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, एडिपोसाइट है, फाइब्रोब्लास्ट है। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स बनाएंगी, एडिपोसाइट्स जो है वो फैट को स्टोर करेंगी, मैक्रोफेजेस हैं ये खाएंगी, मीसेनकाइमल सेल्स कुछ और काम करेंगी, तो ब्लड वेसल्स भी मिल गई, ठीक है। ये इस तरीके से आपका कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारा, ये दिया हुआ एनसीईआरटी का डायग्राम कुछ ऐसा ही दिया, लेकिन उसमें ये सब नहीं दिए, वहां मास्ट सेल लिखा हुआ है सिर्फ, है ना। तो आपके कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा 3 मेन चीजें होंगी। क्या क्या चीजें होंगी उसमें? सेल्स होंगे, फाइबर्स होंगे और ग्राउंड सब्सटेंस। यानी सबसे नीचे आपने कहा ग्राउंड सब्सटेंस है, उसके अंदर सेल्स और फाइबर्स और डाल दो तो तीनों मिला के क्या बन जाएगा? कोई भी कनेक्टिव टिश्यू बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कनेक्टिव टिश्यू के कई काम होते हैं। पहले तो आप देखिए कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई हम कर देते हैं यहाँ पे आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 3 तरीके से क्लासिफाई करके दिया हुआ है यहाँ पे। कोई दिक्कत इसमें नहीं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू आ गए। डेंस में डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर आ गया। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल, वेस्कुलर, रेटिकुलर, पिगमेंटेड सारे आ गए। स्केलेटल को फर्दर देखिए कार्टिलेज और बोन में बांट दिया है, वेस्कुलर को ब्लड और लिम्फ में बांट दिया है, रेटिकुलर छोड़ दो, पिगमेंटेड को छोड़ दो। यहां बोन भी 2 तरीके की, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी कर दी। कार्टिलेज भी 3 तरीके के, हेलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। इलास्टिक टिश्यू में भी देखिए यहाँ पे डेंस रेगुलर में व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ आपको टेंडन हो गया और यहाँ लिगामेंट आ गया, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, शीट पीट, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं? देखिए आपको ये सब टिश्यू का पार्ट है, ये सब आपको पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू में। बोलो कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लें, एक बार फिर से देख लें। देखिए
आपने कहा कनेक्टिव टिश्यू 3 पार्ट में होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बांट दिया एरियोलर और एडिपोज। एरियोला का मतलब होता है कहीं आपको गैप मिल रहा है, एरियोलर टिश्यू है, हवा वगैरह भरी हुई है। एडिपोज का मतलब होता है फैट, एडिपोसाइट सेल्स जो फैट स्टोर करेगा, एडिपोज टिश्यू। फिर डेंस को बांट दिया है डेंस रेगुलर और इररेगुलर। जिनमें फाइबर्स रेगुलरली अरेंज होंगे उन्हें डेंस रेगुलर कहेंगे, जिसमें फाइबर इररेगुलरली अरेंज होंगे उन्हें डेंस इररेगुलर कहते हैं, ठीक है। अब इनको भी 2 पार्ट में बांट दिया है, डेंस रेगुलर वालों को व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो इलास्टिक टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस में नाम आ जाता है टेंडन का और येलो इलास्टिक में आ जाता है लिगामेंट्स का। अब आपको फाइबर्स देखना है ना, देखिए फाइबर्स और ये इलास्टिक टिश्यू है, इसमें इलास्टिक टिश्यू खींचने वाला, तो वो आपको लिगामेंट्स में मिल रहा है। आपकी उंगलियों के जो बीच में ज्वाइंट्स हैं, आप उंगलियां पकड़ के खींचते हैं, हाथों को खींचते हैं, चिटक जाती हैं, ठीक है। ये जो चिटक रही है, चिटक कैसे रही, इसमें बीच में लिगामेंट्स हैं जो हड्डियों को जोड़े हुए हैं, और टेंडन बोन टू मसल जोड़ता है, ठीक है। आते हैं अब स्केलेटल टिश्यू। जो आपका स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं वो 2 ही चीजें हैं, कार्टिलेज और बोन। बोन आपकी 206 होती हैं और आपको पूरी याद भी हमने करा दी है। कार्टिलेज भी उन्हीं के जैसा ही छोटा भाई है उनका। ग्राउंड सब्सटेंस इसका जो मैट्रिक्स है वो शुगरी सब्सटेंस हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा मुलायम हो गया। ये आपके कान जो है ये हिलने लगे, नाक हिलने लगी, ये कार्टिलेज बन गया। और जहां आपकी स्टिफनेस ज्यादा आ गई, आपको कैल्शियम और फास्फोरस और मैग्नीशियम भर गया जिसके अंदर, वो बोन बनाती है कैल्शियम और फास्फोरस से, ठीक है। कार्टिलेज को भी 3 पार्ट में बांट दिया है, हेलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कैल्शियम कार्बोनेट इसमें घुस जाएगा, वो ज्यादा स्ट्रक्चर में फर्क आ जाएगा। बोन भी 2 तरीके की होती है, छोड़ दो इनको छोड़ दो, लेकिन बोन तो मेन आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ना है। वेस्कुलर टिश्यू में ब्लड और लिम्फ, ये दोनों हम आपको कहां पढ़ा के आए हैं, ये आपको हमने पढ़ाया सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पढ़ाया है वहां हम आपको पूरा पढ़ा के आए हैं। हालांकि यहाँ पे भी हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन तो देंगे ही देंगे, ठीक है। बस इतना ही आपको पढ़ना है, उसके आगे के सारे छोड़ दो, नीट में बस इतने में काम चल जाएगा। आते हैं एक एक करके बात कर लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे। एरियोलर, लूजली कनेक्टेड। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मिक्स्ड जेली लाइक लेस रिजिड। फिर स्केलेटल टिश्यू आ जाएगा, ठीक है। 2 तरीके के इन्होंने बांट दिए, 3 तरीके के हैं इन्होंने, यहाँ तीसरा कहा ये वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। 3 पार्ट में कनेक्टिव टिश्यू में आ जाइए प्रॉपर, मतलब सिंपल टाइप का जो आपका पहला वाला है लूज वाला, उसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैज जेली लाइक मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स कैसा है, जेली लाइक होता है, ठीक है। एंड 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स कौन कौन से होगा, येलो, इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। The living cells present mainly including फाइब्रोब्लास्ट। कौन कौन सी सेल्स होंगी, फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर्स को निकालती है वो फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स, ये मेन होती हैं इसमें, ठीक है। आइए आगे देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर टिश्यू, इसमें लूज में ही आ जाएगा आपका एरियोलर और एडिपोज, ठीक। लूज कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड, जो सेमी फ्लूइड है उसमें लूजली अरेंज होंगे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू सेल्स से डिफाइन होगा, ये कहां मिलेंगे, सबसे पहले मोस्ट वाइडली स्प्रेड कनेक्टिव टिश्यू है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट वाइडली स्प्रेड टिश्यू, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा फैला हुआ कौन सा है, एरियोलर टिश्यू। जैसे हमने आपको पैरेन्काइमा के बारे में बताया था प्लांट्स में, कि जहां कहीं खाली स्पेस होगा पैरेन्काइमा जाना घुस जाएगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी जहां कहीं खाली स्पेस होगा एरियोलर टिश्यू जाके उसे फिल करेगा, ठीक है। नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है कंटेनिंग इररेगुलर शेप ऑफ सेल्स, 2 काइंड ऑफ फाइबर्स, द सेल्स फॉर्मिंग द टिश्यू आर फाइब्रोब्लास्ट, जो टिश्यू को बनाती हैं, फाइबर्स को बनाने वाली सेल्स उन्हें फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। मैक्रोफेजेस इसमें होंगी, लोकेशन कहां होती है, आर फाउंड इनसाइड ऑर्गन्स। अब ये आपको पकड़ना है कि एरियोलर टिश्यू कहां मिलेगा, यही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए 2-3 पॉइंट पकड़िए, एरियोलर टिश्यू क्या होता है, इसमें जेली लाइक मैट्रिक्स है, इसके अंदर फाइबर्स हैं, सेल्स हैं, ठीक है। लूजली कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, लूजली अरेंज है फाइबर्स, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू कहां होता है, फाउंड इनसाइड ऑर्गन्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स, मसल्स, नर्व्स, इन सब के अराउंड मिलेगा, ठीक है। बिलो सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड स्ट्रक्चर्स लाइक म्यूकस, मसल एंड स्किन। अब आता है कि इसका फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन हेल्प इन
बाइंडिंग स्किन विद अंडरलाइन पार्ट्स, तो हमारी स्किन को नीचे वाले पार्ट्स से बाइंड करने में हेल्प करेगी। दूसरा, प्रोवाइड्स पैकेजिंग मटेरियल इन वेरियस ऑर्गन्स, पैकेजिंग के काम हमने बताया ना, बीच बीच में भर जाएगा। प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ इंजरी, ठीक। मैक्रोफेजेस जो इसके अंदर है वो क्या करेंगे, वो फीड करेंगे, वो खाएंगे, हमने आपको मैक्रोफेजेस के बारे में बता चुके हैं। मास्ट सेल क्या करेंगी, एलर्जिक रिएक्शन देंगी, ये सब आप पढ़ के आए हो 12th क्लास वाली जो हमने पार्ट पढ़ा है उसमें। अब आते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं इसमें एडिपोसाइट्स बताया है, कई बार अभी बोल चुके हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू है, ये फैट को स्टोर करेंगी, ठीक है। और बीनीथ द स्किन मिलती है, स्किन के जस्ट नीचे मिलेंगी, ठीक है। ऊपर वाली सर, ऊपर वाली तो हर जगह पैकेजिंग है, जहां जहां खाली जगह होगी वहां वहां मिलेगी, स्किन के नीचे तो मिलेगी लेकिन ये खाली, और ये सिर्फ आपको स्किन के नीचे ही मिलेगी, ठीक है। इसमें जो सेल्स होती हैं मेन एडिपोसाइट सेल्स होती हैं, ये लार्ज सेल्स होती हैं, इसमें ग्लोब्यूल्स होते हैं, और इसके अंदर जो फैट है उसको स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स भी मिल सकते हैं, ठीक। स्पेशलाइज है स्टोर करने के लिए फैट को, ठीक। हमारे कहाँ मिलेंगी, बीनीथ द स्किन मिलती हैं, क्लियर है। चलिए आइए इधर आते हैं, और अब हम लोग आते हैं लोकेशन, कहां मिल रही है, बिलो द स्किन, अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, इनसाइड। आपने जो किडनी देखी, किडनी के ऊपर भी मिलती है एडिपोज टिश्यू, तो किडनी के ऊपर भी मिलता है, जहां फैट मिल रहा है वो एडिपोज टिश्यू ही है, ठीक है, चर्बी जिसे बोल रहे हैं, ठीक है। फंक्शन की बात करिए, एडिपोज टिश्यू एक्ट करते हैं स्टोरेज की तरह, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल हमारा है, कुशन की तरह, कुशनिंग मटेरियल, ठीक है। और इंसुलेटिंग लेयर भी बनाएंगे, हमारे इंसुलेटिंग हमारे गर्म रखेंगे, हाँ बिल्कुल। अब आते हैं डेंस। डेंस भी दो टाइप के, रेगुलर और इनरेगुलर। हाँ, डेंस रेगुलर जिसमें बिल्कुल सीधे सीधे होंगे, पैरेलल में होती हैं, बिल्कुल हाँ। आसपास, फाइबर्स बहुत पास पास हैं, ठीक है। अब पास पास है, लेकिन अगर बिल्कुल पैरेलल लाइन में बना रहे हैं, रेगुलरली पैटर्न है, एक रेगुलर पैटर्न में है फाइबर्स, जैसे कोलेजन फाइबर है, आर प्रेजेंट इन बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर। इसका टेंडन और लिगामेंट आ गया, ठीक है। यस सर। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन सर जो बोन्स और मसल को जोड़ते हैं। हाँ, ये किसको करेंगे, ये बोन और मसल्स को जोड़ेंगे, और स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ देते हैं, और लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन टू बोन जोड़ते हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक। यस सर। डेंस इररेगुलर, दे हैव इररेगुलर पैटर्न होते हैं, ठीक है। इनके अंदर फाइब्रोब्लास्ट मिलता है, ये प्रेजेंट होते हैं, हाँ, ये प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट में फाइबर सेक्रेटिंग सेल्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट होता है हमारी स्किन में। सर इनका काम क्या होता है, कहीं लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है इररेगुलर का, पता नहीं, ये वो देख लेंगे, इसमें अगर होगा तो भी मिल जाएगा। क्लॉटिंग के लिए हेल्प करते हैं। अरे परेशान का है हो, अगर लिखा होगा तो मिल जाएगा। ओके सर। टेंडन और लिगामेंट का यहाँ पे आ गया एक कंपेयर। यस सर। ये अटैच होते हैं बोन को मसल से, और ये अटैच करते हैं बोन को बोन से। ये स्टर्डी होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं, ये नॉन इलास्टिक होते हैं, ये स्टेबलाइज होते हैं। साइज चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द मसल, और मेड ऑफ मेनी फाइबर्स। ये एंकर का काम करते हैं और ये स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। आइए, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज और बोन, इसको बहुत तेजी से निपटा है, क्योंकि हमें लोगों को कार्टिलेज और बोन के बारे में ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि बोन और कार्टिलेज हम वहां पढ़ के आए, कहाँ, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। खैर फिर से एक बार देखेंगे, थोड़ा थोड़ा तो देखेंगे ही। देखिए, हमने आपको बताया कोई भी कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं। जरा एक मिनट ध्यान से देखिए, कोई भी जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है उसमें तीन चीजें हैं। क्या क्या है उसमें, आपके सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि दो लेयर है, हाँ सर, और इसको कोई नाम है, इसका कोई नाम, अभी हम नाम रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दो लेयर है, इन दोनों लेयर्स के बीच में ग्राउंड सब्सटेंस है, हाँ सर, ठीक है। और उसमें कैल्शियम भरा हुआ है पूरा, तो वो कैल्शियम है तो वो बोन बना देगा। यस सर। अगर इसमें शुगरी सब्सटेंस भरा हुआ है, प्रोटीनेशियस है, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, कार्टिलेज। दूसरी बात, बोन अंदर और बाहर दोनों तरफ ग्रो करती है, क्योंकि कार्टिलेज में ये अंदर वाला नहीं होता, सिर्फ बाहरी बाहर, ठीक है। बोन को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उसमें मेन सेल्स होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोस्लाइस से ऑस्टियोब्लास्ट, और यहाँ कॉन्ड्रोसाइट्स या कॉन्ड्रोब्लास्ट होती हैं, कार्टिलेज को बनाने वाली कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज है, कार्टिलेजेस फिशेस का क्या नाम होता है, कंफ्यूजन हो कॉन्ड्रेक्टिस, ऑस्टिक्टिस, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट से ही समझिए, ऑस्टियोसाइट्स यानी कि ऑस्टिक्टिस यानी बोनी फिश,
कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज। ठीक है, आइए पकड़ते हैं इसके कुछ मेन बात को। कार्टिलेज होता है वो नॉन पोरस होता है, फर्म होता है, बट फ्लेक्सिबल है। देख लीजिए, आप अपने कान को पकड़िए तो फ्लेक्सिबल है, सॉलिड है, पेल्यूबल है। ठीक है, ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट, इसमें जो सॉल्ट होगा उसमें क्या होगा, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट या केराटिन सल्फेट। ठीक है, कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, रेजिस्ट कंप्रेशन। ठीक है, ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा। एंड हैज सॉलिड मैट्रिक्स व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्राइटिन। ठीक है, कॉन्ड्रिन। ठीक है, कॉन्ड्रिन इज सिक्रेटेड बाय कॉन्ड्रोसाइट्स। कौन सी सेल्स होंगी यहां, कॉन्ड्रोसाइट्स होंगी। और यहां आपको इसका डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, ये देखिए, ये डायग्राम। ठीक है, यहां कॉन्ड्रोब्लास्ट लैक्यूनी है, इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ये मैट्रिक्स है, ब्लड वेसल्स हैं, व्हाइट फाइबर्स लगे हुए हैं। पेरिकॉन्ड्रियम, इसकी कवरिंग को कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्लियर है? कार्टिलेज यूजुअली कवर्ड बाय अ टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। और बोन की कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरिओस्टियम। पेरिकार्डियम, वहां पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, पेरिकार्डियम तो तुम्हारा हो गया हार्ट वाला, हार्ट। ठीक है, अब यहां देखिए एक पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। यानी कि जो एम्ब्रियो है उसमें जो हमारी बोन्स हैं वो असल में हमारी बोन जो है वो बोन की नहीं है, वो कार्टिलेज की बनी होती है। जब हम पैदा होते हैं एम्ब्रियो से आगे बढ़ते हैं तो वो बोन में बदल जाती है। अब ये हमारी बोन है, और बोन में ये आपको जो बढ़िया सा डायग्राम दिख रहा है, ये गोल गोल क्या कहते हैं, हैवर्जियन कैनाल। ठीक है, कैनाल सिस्टम है, हैवर्जियन कैनाल आपको दिखाई जा रही है इसमें। और ये एक एनिमल की बोन है, हम लोगों की मैमेलियन बोन है जिसमें हैवर्जियन कैनाल मिलती है। ठीक है, और बोन का जो कवरिंग है, देखिए बाहर की तरफ बोन में पेरिओस्टियम है और फिर एंडोस्टियम हो जाएगा, अंदर वाली कवरिंग एंडोस्टियम कहलाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? और इस बोन के अंदर ही आपको ये देखिए वेसल्स, ब्लड वेसल्स वगैरह दिख रही हैं, छोटी छोटी सेल्स दिख रही हैं, कनेक्टिंग लैमेली मिल रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर की सेल्स ऑस्टियोसाइट्स कहलाती हैं। इसके अंदर की जो सेल्स हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑस्टियोसाइट्स। याद रखिए, इसका जो मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, वो थोड़े सॉलिड चीजों के बने हुए हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जो है इसका कंपोज्ड ऑफ कोलेजिनस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड ओसीन। वहां कॉन्ड्राइटिन था, यहाँ ओसीन प्रोटीन का है। और मिनरल मेटल जैसे सॉल्ट है, कैल्शियम का, फास्फोरस का और मैग्नीशियम, ये तीन चीजें इसमें होंगी। मेनली कैल्शियम और फास्फोरस आपके बोन में होता है। कैल्शियम को बढ़ाने वाला हार्मोन और कैल्शियम को घटाने वाला हार्मोन आप बताएंगे हमें, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड। ठीक है, ये आप याद करिए, पढ़ा नहीं बहुत दिन हो गए। ऐसे ही रहेगा। कैल्शियम सॉल्ट्स होंगे, कोलेजन फाइबर्स होंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर सॉलिड मैट्रिक्स आ गया। और आपकी जो सेल्स हैं वो तो दिखी गई हैं। कौन से सेल्स हैं इसमें, इसमें ऑस्टियोसाइट्स, बोन में ऑस्टियोसाइट्स, उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, बोन के फंक्शन तो पता ही है, पेरिओस्टियम इसकी कवरिंग है, हमने आपको बताया कि बोन में दो कवरिंग मिलेंगी, पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम, जबकि कार्टिलेज में सिर्फ एक कवरिंग मिलेगी, सिर्फ पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, यस सर। आइए, अच्छा, इनकी बाहर वाली पेरिओस्टियम, अंदर वाली ये देखिए, पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम। ठीक है सर। ऑस्टियोसाइट्स इनकी सेल्स हो गई, ये हैवर्जियन लैमेली मिल गई, हैवर्जियन कैनाल मिल गई। ठीक है, ये पूरा सिस्टम आपको हैवर्जियन वाला हो गया। और ये हैवर्जियन कैनाल सिस्टम किसमें मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन बोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक, अब बोन्स दो तरीके की होती हैं, स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन, विच बोन सेल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड, सच बोन्स आर फाउंड इन द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन। और कॉम्पैक्ट में क्या होता है, अरेंज इन सर्कुलर लैमेली, जिन्हें हम हैवर्जियन कैनाल्स की फॉर्म में मिलेंगी, उन्हें कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। बोन एनाटॉमी के बारे में आपको पहले ही हमने पूरी सारी चीजें बता दी। ठीक है, यस सर। बोन के फंक्शन तो बताना नहीं है, आ जाते हैं सीधे, अब आ जाते हैं हम लोग सीधे ब्लड के ऊपर। अच्छा, वो रह गया बोन मैरो में, वो बनता है, वो इसमें आएगा, बोन मैरो के अंदर बनता है। हाँ, वो बोन मैरो होता है, वो छोड़ दो, क्या ही करना उसको। आ जाते हैं ब्लड के ऊपर।
टिश्यू। ब्लड जो होता है हमारा ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। Yes, अब sir. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके के हैं हमारे, ब्लड है और बोन लिम्फ है। यस सर। ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, Lymph और प्लाज्मा और corpuscles. कॉर्पसस से। हाँ. प्लाज्मा और कॉर्पसस। यस सर। अब ये आप हम बताते जाएंगे। कॉर्पसस जो होते हैं वो तीन तरीके के, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ठीक है, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। Yes, sir. थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज और थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। यस सर। एरिथ्रोसाइट्स के बारे में बताना शुरू करिए। रेड ब्लड सेल्स के बारे में। रेड ब्लड सेल्स, हाँ, कैसी होती है हमारे अंदर? सर, ये सर बाई कॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव होती हैं और और हीमोग्लोबिन मिलता है। न्यूक्लियस होता नहीं है। हाँ, न्यूक्लियस नहीं होता। उसकी फ्रॉग जगह के उसमें न्यूक्लियस हीमोग्लोबिन होता होता है। है। फ्रॉग की जगह हीमोग्लोबिन होता है। फ्रॉग वाले में होगा, लेकिन उनकी बाइकॉन्वेक्स होती है। बाइकॉन्वेक्स होती हैं, ठीक फूली है। हुई होती हैं। और इनमें हीमोग्लोबिन है। यस सर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ये जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरियर। कैरियर हो गई, हाँ। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगी। यस सर। ठीक है। इनका और- तो 120 का लाइफ स्पैन होता है। ये हाँ, स्प्लीन में जाके 120 मरती दिन ये जिंदा रहते हैं, हैं। 120 डेज। और इनका स्प्लीन में जाके तय बोलते हैं। हाँ, ये स्प्लीन में जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है उसकी स्प्लीन है। यस सर। गुड। कितनी होती हैं? ये सर ये कितनी होती है? 1 मिलियन नहीं, क्या था? 3 to 5 मिलियन कितनी होती हैं पर मिलीमीटर क्यूब? देखो और बताओ एनसीईआरटी में भाई, कहाँ से लोग तो शेप भी तो इनका है, वो होगा ना रेगुलर। नहीं शेप Shape भाई का, वो तो- देखिए, वो तो देखिए मतलब इधर से और इधर से भाई concave। तुम और उसका वैसे सर्कुलर शेप तुम उसका बोल रहा है। अगर ऐसे देखोगे तो ये बाइकॉन्केव दिख रहा है। अच्छा और सर, ऐसे 5 ऊपर से देखो तो ये सर circular। 5 to 5.5 हाँ, 5 to 5.5 मिलियन आयरन कंटेनिंग Per कॉम्प्लेक्स millimeter हीमोग्लोबिन 12 to हाँ ये चीज 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है। हीमोग्लोबिन कितना मिलता है? 12 12 से 16 16 ग्राम। हम्म, कितने में? कितने में? 100 ml में। हाँ, बाकी सब बता दिया। 100 ml में। वो ससुरे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं कि कितने में कितने देर में। आप मतलब आप क्वेश्चन देखिए नीट के कैसे आ रहे हैं। वो कह रहा है कि जो हमारा पीसीआर है, पीसीआर किसके ऊपर चल रहा है? 2n की पावर 2, ये सही लगा के आया था मैं। n की पावर 2 ये बिल्कुल सही गया था मेरा। या n2 की पावर 2 मैंने लगाया था कि साइकिल डबल हो जाती है तो हाँ। n की पावर स्क्वायर लगाई तो बिल्कुल सही गया था आंसर। या 2n की पावर 2 की पावर n ऐसे चल रहा है। हाँ 2 की पावर नहीं, हाँ 2 n की की पावर पावर 2 की पावर n ऐसे चल रहा है। n की पावर 2 लगाई थी मैंने। 2 की पावर n आएगा। हाँ तो ये शायद यही तो लगा ठीक के है। आया था। सही था मेरा। मतलब ऐसे क्वेश्चन, वो पीसीआर से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा ही नहीं उसने। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि अगर 100 ml में हमने बताई है आपको, 12 से 16 वो कह देगा बताइए 200 ml में कितने, 50 ml में कितनी होगी। अब तुम तो आंखों में लिए बैठे हुए कि नहीं साहब हम तो 12-16 ग्राम लगा कह दें। वो कह रहा 50 ml में बताना तो था। हाफ कर दो, ये 12 है तो तुम्हें हाफ 6 दिया होगा, हाँ। 8 दिया होगा। 6 से 8 तुम कहोगे ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वहां ऊपर की डिजिट नहीं देख रहे हो 50 ml। समझ में आई बात या नहीं? तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान आपके से पिछले वाले पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन थे। हाँ बिल्कुल। डिस्कस करे तो अब तो हम नीट बेस्ड ही सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर तो उसका भी लिख ही लीजिए आप सभी का। फिर ल्यूकोसाइट्स हाँ आ रहे हैं। ल्यूकोसाइट्स को बात करें तो ये ग्रैनुलोसाइट्स और और ए ग्रैनुलोसाइट्स में बांटी गई हैं। हम्म। किसमें हो गई ये? ए ग्रैनुलोसाइट्स और ये ग्रैनुलोसाइट्स। क्या टाइम क्या हो रहा है यार? ए ग्रैनुलोसाइट्स जो हैं उनको बांटा गया है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स कितनी परसेंट होती है मोनोसाइट्स? ये वो चेक कर मोनोसाइट्स 3 to 6 to 8%। 6 to 8% होती है हमारी मोनोसाइट्स। सबसे कम वो होते हैं बेसोफिल। लिम्फोसाइट्स कितनी होती हैं? लिम्फोसाइट देखना पड़ेगा। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हाँ, हैं। न्यूट्रोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स में ज्यादा। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल 60 to 65, बेसोफिल सबसे कम होती हैं 0.5 to 1। न्यूट्रोफिल्स 60 to 65 65 एनसीईआरटी डेटा। हाँ बेसोफिल्स होती हैं 0.5 to 1। और ये निकालती क्या है बेसोफिल जरा बता दो? हिस्टामिन और हेपेरिन। हेपेरिन। सेरोटोनिन नहीं निकालती हैं, ये हेपेरिन और हिस्टामिन निकालती हैं। इन्हीं से उससे एलर्जी होती है। हाँ, और एसिडोफिल्स ये एसिडिक होती हैं। इसेनोफिल्स रह गया सर। यूसिनोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और इसी को ही कहेंगे यूसिनोफिल्स जो है ना, इसी को एसिडोफिल्स को ही यूसिनोफिल्स कहते हैं। 2 to 3% होती हैं। सब हो गया ना तो डेटा?
नहीं अभी नहीं हुआ। आई 6 to 8,000 2 to 6% है eosinophils, 2 to 3% सर। 2 to 3%। लिम्फोसाइट्स का लिम्फोसाइट्स तो बताएंगे शायद आपको, नहीं न्यूट्रोफिल्स बताएंगे। लिम्फोसाइट्स दो तरीके के हो गए, पहले तो यही देख लो, टी लिम्फोसाइट्स और वो टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट T lymphocyte 25%। कितनी? 20 to 25%। याद कर लें इनके ऊपर। ठीक है। और ये टी लिम्फोसाइट्स हाँ। जो है वो भी 4 तरीके के, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर और टी मेमोरी। और बी लिम्फोसाइट भी, बी प्लाज्मा और बी मेमोरी। ठीक है, ये याद रखने वाले हैं पॉइंट्स। ठीक। और सर ये लिख लीजिए कितनी होती हैं ये, 6,000 to 8,000 लिम्फोसाइट्स। पूरा ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स जो है WBC होती हैं 6 to 8,000 6,000 to 8,000। और प्लेटलेट्स होती हैं 1,50,000 से 3,50,000। अरे हाँ ये बहुत कम हो जाती हैं। 50,000 नहीं, मेरी कितनी आई थी? 60,000। तुम्हारे कभी कम हुई प्लेटलेट? 3,50,000। चलो अच्छा क्या हुआ था? तो प्लेटलेट्स का काम, अच्छा इनका ल्यूकोसाइट्स का काम क्या होता है? लाइफ स्पैन कितना होता है ल्यूकोसाइट्स का? ल्यूकोसाइट्स 1 से 2 वीक, अच्छा हफ्तों का, कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों का होता है। रुकिए। ठीक है। और थ्रोम्बोसाइट्स कैसे बनती हैं? मेगा कैरियोसाइट्स जो सेल्स होती हैं उनके टूटने से, उनके फ्रेगमेंटेशन से थ्रोम्बोसाइट सेल्स बनती हैं। अच्छा, 2 मिनट। और थ्रोम्बोसाइट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ठीक है। तो 2 आइए तो फिर यहाँ ब्लड लाइफ स्पैन जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है, तो कहीं लिखा है ऐसा सच? हमने आपको बता दिया ना, बस इतना बहुत है। वीडियो बना है तो वीडियो तो है ही है, चलिए। और क्या। तो अब आपने कहा कि 45% हमारा जो ब्लड है उसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और 45% कॉर्पोसेल्स होती हैं, 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर सारा पार्ट भरा हुआ होता है, हमारे सारे मिनरल्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोब्लास्ट। प्लाज्मा कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स, फाइब्रोब्लास्ट, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स और तुम्हारे तमाम एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव मटेरियल्स। ठीक है। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट, हेपेरिन, ये सारी चीजें आपके ब्लड प्लाज्मा में मिलती हैं। ये सब हम पहले ही बता चुके हैं आपको। अब ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर ली जाए। अब ब्लड आया तो ब्लड ग्रुप आरबीसीज के ऊपर RH फैक्टर होता है और कुछ एंटीबॉडीज होती हैं और एंटीजन होते हैं। तो एंटीबॉडीज कहाँ मिलेंगी आपको? एंटीबॉडीज मिलती हैं आपकी प्लाज्मा में। और एंटीजन कहाँ मिलते हैं? आरबीसीज की सरफेस के ऊपर मिलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो एंटीबॉडीज अगर ए टाइप की मिल रही है तो ब्लड ग्रुप ए है, एंटीबॉडी बी टाइप की मिल रही है ब्लड ग्रुप बी है, दोनों टाइप की मिल रही है ए भी, और कोई नहीं मिल रही है तो ओ है। कितना बढ़िया डायग्रामेटिकली समझा दिया। यस सर। ठीक है। आ जाते हैं। वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ये आपको यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के एग्जांपल यहाँ कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिकली अच्छा, आपको बताया गया है। देखिए बाई न्यूक्लियस कैसा है, अमीबॉइड शेप की कौन सी होती है? न्यूक्लियस कैसा है भैया देख लीजिए आप। ल्यूकोसाइट सारी अमीबॉइड शेप होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ सब लिखा हुआ है आपका, आप पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं थोड़ा सा भी, फिर समस्या आप में है, क्वेश्चन मेरे यहाँ नहीं है। ठीक है। अब इससे ज्यादा नहीं कुछ हो सकता। हमने हर एक चीज यहाँ लिखी हुई है और बता भी दी है। व्हाइट ब्लड सेल्स न्यूक्लिएटेड है। ठीक है। डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अच्छा सर, वो जो होता है यूनिवर्सल डोनर, ए भी यूनिवर्सल रिसीवर। अब थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं और फ्रैगमेंट्स हैं किसके? मेगाकैरियोसाइट्स के। एनसीईआरटी की लाइन होगी। फंक्शन समझ लीजिए, ट्रांसपोर्ट करते हैं। यस सर। ठीक है। इसके अलावा ये एक्सिट्री और ये सारे फंक्शन हो गए इसी के। ठीक है। आइए इधर, तो ये आपके कुछ फंक्शन यहाँ पे भी दिए हुए हैं। लिम्फ के बारे में आते हैं। एनसीईआरटी का ही टॉपिक है लिम्फ। देखिए, अच्छा सीरम क्या होता है? सीरम विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ऐसे ही लिम्फ होता है। ब्लड में से आपने क्या कर दिया? ब्लड में से आरबीसीज को हटा लिया और कुछ प्रोटीन। ठीक है, और बड़े लार्ज प्रोटीन्स को हटा दिया, तब क्या बना? ब्लड के प्लाज्मा में से आपने आरबीसीज और लार्ज प्रोटीन हटा लिए तो लिम्फ बन गया। वो लिम्फ है। ठीक है। यस सर। ये इसे क्या होता है, देखिए हम आपको थोड़ा सा लिम्फ के बारे में बता दें। यहाँ आपकी एक सेल थी, सेल का ग्रुप था और इनको ब्लड सप्लाई होना था। तो आपकी जो बड़ी वेसल्स है उसको छोटा होते होते वो किसमें आ गई? कैपिलरीज में आ गई। यही काम अल्ट्राफिल्ट्रेशन में भी यही चलता है ना? हाँ, कैपिलरीज जो हैं, हाँ सर। ये कैपिलरीज यहाँ से आपके आगे जाएंगी, यहाँ डिवाइड हो जाती है। यस सर। तो कैपिलरीज से कुछ ब्लड जो है वो छन छन के इनके आसपास, ब्लड की सेल्स, ये जो हमारी टिश्यू की सेल्स हैं इनके आसपास चला जाता है। यस सर। वो जो छना हुआ ब्लड है उसमें क्या होगा?
उसमें आपका लार्ज प्रोटीन तो छन नहीं पाएंगे, आरबीसीज छन नहीं पाएंगी, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा, यहाँ ब्लड का प्लाज्मा होगा और साथ ही साथ डब्ल्यूबीसीज बहुत सारी होंगी, तो मेनली प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज उसमें होगा, तो उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड। तो ब्लड यहाँ से तो छन गया, अब टिश्यूज के आसपास आएगा तो सारा तो टिश्यू में ही चला गया। यहाँ क्या जाएगा? तो यहाँ क्या होता है, लिम्फ वेसल्स होती हैं। अगर ये टिश्यू फ्लूइड को वापस से ब्लड में मिलाना होता है तो लिम्फ वेसल्स के थ्रू ये ब्लड में मिल जाती है, मिल जाता है। तो अगर यही टिश्यू फ्लूइड लिम्फ वेसल के अंदर जाएगा तो उसे हम लिम्फ कह देते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड कहो या लिम्फ कहो, बात एक ही है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे समझाने की जरूरत है नहीं, पढ़ लीजिए अपना कुछ इसमें। अब मस्कुलर, अब बात नहीं, अभी एक चीज आती है, क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग। तो पूरा रिवाइज ही हो गया सर्कुलेशन से, हार्ट को छोड़ के। हाँ बस वही तो कहता हूं, धड़ाधड़ सब रिवाइज करते चले जाओ, ये काम। ब्लड क्लॉटिंग, देखिए आपने कहा आपका टिश्यू इंजर हुआ, हाँ सर, और आपकी ब्लड प्लेटलेट्स भी वहां से निकली और यहाँ से कुछ रिलीज करता है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, हाँ सर, और यहाँ प्लेटलेट फैक्टर 3 जिसे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, कैल्शियम ये दोनों आएंगे कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम कहते जाएंगे, और ये क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, इनएक्टिवेट करेगा किसको, हिबेरिन को, और कैटालाइजेस कर देगा प्रोथ्रोम्बिन में, जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा देगा। और ये प्रोथ्रोम्बिन कैसे बनता है, पोटेशियम की प्रेजेंस में, पोटेशियम में। कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। अच्छा, तो इन दोनों की जरूरत होनी चाहिए, पोटेशियम कैल्शियम। हाँ, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा पोटेशियम नहीं, मैग्नीशियम, विटामिन के, अच्छा, विटामिन के। अच्छा, मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके लिए कौन से विटामिन की जरूरत पड़े, तो विटामिन के। यस सर। कौन सा ये है, तो ये आपका कैल्शियम। ये पॉइंट पकड़ने वाला है, तो यहाँ से कंफ्यूजन काफी हो जाता है। तो विटामिन के की जरूरत भी पड़ती है और कैल्शियम आयन की भी जरूरत पड़ती है। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो क्या कहेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। किसको, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है, लिखा तो है, फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन ऐसे ऐसे यहाँ जहां भी कटा है वहां ये फाइब्रिन्स का जाल बन जाएगा, इसमें डब्ल्यूबीसी ट्रैप हो जाएंगी, और ये हमारा ब्लड क्लॉट हो गया। समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत सर? नो सर। ब्लड क्लॉटिंग का भी पूरा यहाँ पे आपको समझा दिया। अब मसल्स 3 टाइप की होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू को एक बार एनसीईआरटी के लेवल पे भी तो देख लो, एनसीईआरटी में क्या लिख दिया है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आइए पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइंस। देखो सब जब पढ़ रहे हो तो कंपाइल अप कर ही लो एक साथ सारा, कनेक्टिव टिश्यू और ये मस्कुलर टिश्यू, ये टिश्यू वो टिश्यू, ठीक है। हाँ, कह रहे कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मोस्ट अबंडेंट होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी में कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की। They are named connective tissue because their special function of linking and supporting other tissue or organs of the body. Yes sir. All connective tissue except blood, the cells secrete fibers of structural protein called collagen or elastin. ठीक है सर। ब्लड को छोड़ दो, बाकी सब कोलेजन और इलास्टिन निकालेंगे। The fibers providing strength, elasticity, flexibility to the tissue, हमने आपको बताया। इसके अलावा बात कर रहे हैं, these cells also secrete modifying polysaccharides which accumulate between the cells and fibers and act as matrix या ground substance, हमने आपको बता दिया ground substance भी होगा। और कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी की ही लाइन है, इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं किया गया है, इसलिए आप एनसीईआरटी की लाइनों को तो डिट्टो वैसे का वैसे ही रट्टा मार लें, बिल्कुल रट डालें, ठीक है। और नई वाली एनसीईआरटी में तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए आपको यहां से अलग से आपको दे दिया गया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू है सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज, ठीक है। सेल्स और फाइबर्स में कैसे हैं, लूजली अरेंज्ड हैं, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस बना रहे हैं। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, एरियोलर टिश्यू कहां है, बीनीथ द स्किन। Often is serve as support framework for epithelium, ये support framework का भी काम करता है। It contains fibroblast जो fibers बनाएंगी, और macrophages और mast cells, ये 3 चीजें इसमें होंगी, macrophages भी होंगी, fibroblast भी होंगी और mast cells भी होंगी। किसकी बात चल रही है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की। इसी में नाम आ जाता है एडिपोज टिश्यू का। तो एरियोलर टिश्यू के बारे में बात हो गई। एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाएगा, another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin, कहाँ होता है, beneath the skin, ये बहुत पॉइंट पकड़ने वाला, beneath the skin होता है, ठीक है। ये भी beneath the skin है और ये भी beneath the skin है। The cells of this tissue are specialized to store fats, adipose का मतलब ये हमने आपको बताया, स्टोर करेंगे क्या, फैट को।
The excess of mineral nutrients which are not used indirectly are converted into fats and are stored in this tissue. ठीक है, मिनरल्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, फैट में, और स्टोर कर दिया जाता है इसमें। आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन दिस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओरिएंटेशन जो होता है इसका ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर और इररेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर टिश्यू। दैट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें बंडल ऑफ, इसमें क्या होगा, इसमें इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। कहां है, बहुत पैरेलल बंडल्स में मिलेंगे, ठीक है, रोज मिलेंगी पैरेलल बंडल्स। टेंडन्स व्हिच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन, देखिए किसको, मसल को बोन से, एंड लिगामेंट्स व्हिच अटैच बोन टू अनदर आर एग्जांपल्स ऑफ दिस टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट। डेंस रेगुलर में क्या होंगे, फाइब्रोब्लास्ट होंगे। मेनी फाइबर्स, मोस्टली कौन सा फाइबर होगा इसमें डेंस रेगुलर में, कोलेजन, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंशियली। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। कहां होगा ये, स्किन में होगा। क्लियर है बात? यस सर। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। तो जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है इसमें कार्टिलेज, बोन और ब्लड के बारे में बात हुई है। ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में रखा है एनसीईआरटी ने। हम लोग तो इसे और जगहों पर भी रख के आए थे। फिलहाल आइए स्पेशलाइज्ड द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज कैसा होता है, कार्टिलेज के बारे में कैसा होगा, सॉलिड होगा, इंटर सेलुलर और प्लायबल होता है, यानी कि मुलायम है, लचीला है, रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा। The cells of this tissue chondrocytes, कार्टिलेज की सेल्स कौन सी हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। ये छोटी छोटी सी कैविटीज में है जिन्हें हम लैक्यूनी कह देते हैं और वो मैट्रिक्स को सिक्रेट करेंगे। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स एडल्ट्स, ये भी बात बता चुके हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। अब कहां मिलेगा कार्टिलेज, देखिए टिप ऑफ नोज पे मिलेगा, आउटर ईयर जॉइंट्स पे मिल जाएगा, ठीक है, जो हमारा ईयर पिन्ना है। बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की एडजेसेंट बोन्स पे मिलेगा। लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स, ठीक है, लिम्स और हैंड्स एडल्ट के उनमें भी आपको देखने को मिले। अब आते हैं बोन के ऊपर। बोन जो होती है वो हार्ड होती है, नॉन प्लायबल यानी लचीली नहीं होती है, और ग्राउंड सब्सटेंस इसका रिच होता है कैल्शियम सॉल्ट्स में, कोलेजन फाइबर्स में, जिसकी वजह से बोन में स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। इट इज द मेन टिश्यू that provides a structural framework of the body. Bone support and protect softer tissues and organs, ठीक है। Bone cells जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, osteocytes कह रहे हैं, are present in the spaces called lacunae। कहां पे होंगी, ये भी lacunae में होंगी। Limb bones such as long bone जो होती है हमारी लेग की, सर्व करती हैं वेट बियरिंग फंक्शन, हमारा पूरा वेट उठाती हैं। They also interact with the skeletal muscles attached to them, bring about movement, और जो हमारी जो मसल्स हैं वो उससे अटैच रहेंगे तो ये मूवमेंट करेंगे। द बोन मैरो इन सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। जो हमारी बोन मैरो है, ब्लड की जो सेल्स होती हैं बोन की, बोन जो होती है बोन मैरो होता है, इसके अंदर की जो कैविटी है इसे कहते हैं मैरो कैविटी, और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है उसे कहते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो के अंदर ही हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। एडीएच डेफिशिएंसी में भी बोन मैरो ट्रांसफर होता है। अब इसके बाद इन्होंने कहा ब्लड के बारे में, तो ब्लड के बारे में भी ये बातें लिखी हुई हैं। देखिए एक पेज के अंदर पूरा एनसीईआरटी का कंपाइल कर दिया है, पूरी लाइनें सारी एनसीईआरटी एक पेज में। जो मेन है, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, द प्लेटलेट्स, ठीक है। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। बस इतना ही एनसीईआरटी ने दिया है टिश्यू के पार्ट में। ब्लड को देखिए, आपने वहां पे जो ब्लड आपने देखा है उसको यहाँ डिफाइन करा गया है। ब्लड बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ डिफाइन है, आप एक एक चीज ब्लड की पढ़ सकते हो यहाँ से, कुछ भी इसमें आपको फिर एनसीईआरटी को देखने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने ये पूरा ब्लड पढ़ लिया है यहाँ से। देखिए ब्लड जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन कौन सी दो चीजें हैं ब्लड में, प्लाज्मा है और ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हाँ, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो 55% उसमें जो होता है वो प्लाज्मा है और 45% आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक, ब्लड कॉर्पसेल्स इसे बोलते हैं। आइए प्लाज्मा के अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। ब्लड प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड वेरियस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग कंस्टिट्यूटिंग नियरली 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा। क्या क्या चीजें होंगी,
90 to 92% प्लाज्मा में वाटर होता है और प्रोटीन जो होते हैं वो 6 to 8% होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स जो होते हैं ये मेजर प्रोटीन है हमारे ब्लड के, ठीक है। फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अभी हम लोगों ने देखा फाइब्रिनोजन जो है क्लॉटिंग और उसके कोगुलेशन के लिए थे। ग्लोबुलिन्स देखिए, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ये तीन चीजें ध्यान रखिए। हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में तीन चीजें, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। यहां से क्वेश्चन कई बार उठ चुका है। एल्बुमिन का काम क्या होता है? एल्बुमिन का काम होता है आपका क्या बनाना? एल्बुमिन्स जो होते हैं, एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स, ठीक है। एल्बुमिन का काम जो होता है, बताओ भाई। मेजर प्रोटीन। अरे मेजर प्रोटीन का काम क्या है एल्बुमिन का? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, नहीं पता? चलो आओ हम बता देते हैं। एल्बुमिन्स जो आपने पढ़े थे, ये आपके बनाते हैं, ये आपका जो ब्लड का वो होता है ना, पीएच मेंटेन करते हैं, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है। ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनिटी कहते हैं, और फाइब्रिनोजेंस ब्लड क्लॉटिंग में करेंगे, ठीक है, याद रखिए। फाइब्रिनोजेंस नीडेड फॉर क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, globulins primarily involved in the defense mechanism of the body, and albumins help in osmotic balance, ठीक है सर, ठीक है। ये पीएच मेंटेन करेंगे, ऑस्मोटिक बैलेंस को करेंगे। याद रखिएगा इन तीनों से क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन के, ठीक। प्लाज्मा also contain small amount of minerals like sodium, calcium, magnesium, ये etc. यस सर। Glucose, amino acid, lipids etc. are also present in the plasma as they are always transient in the body. Factors for coagulation of clotting of the blood are also present in, तो आपको बता ही दिया है, coagulation और blood plasma without clotting factor is called serum। एनसीईआरटी की साइड लाइन में पढ़ोगे, ये आप पूरा बता ही चुके हैं इधर वाला। आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस के बारे में हम पूरा यहाँ पे बता चुके हैं। आपका दिल करे तो पढ़ लीजिएगा और ना दिल करे तो छोड़ दीजिएगा। ये सारी चीजें अभी हम लोग बात करके आए, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, सारी चीजें कितने परसेंट है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। यस सर, ठीक है, ये सारी चीजें हमने लिख दी हैं, ठीक। ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी सारी बातें होंगी, देखिए ब्लड ग्रुपिंग की, ठीक। कंपाइल हो गया पूरा? हो गया। अरे यार, सिर्फ हार्ट बाकी है। हाँ, आते हैं मस्कुलर टिश्यू के ऊपर। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो मसल्स हैं हमारी, ठीक है। और मसल्स जो होती है, मस्कुलर टिश्यूज मेनली मसल फाइबर के बने होते हैं, ठीक है। ये एक मसल फाइबर का डायग्राम आपको दिख रहा है, ये मसल फाइबर बंडल्स में होते हैं, उसे मसल बंडल को फैसिकुलाई कहते हैं। देखिए यहाँ कहीं पे हमने शायद दिया हो, हार्ट भी तो है, सारी चीजें हैं भाई। मसल के बारे में वो वाला डायग्राम नहीं है इसमें, एक डायग्राम हमने और लगाया था वो यहाँ दिख नहीं रहा। चलो खैर, मसल जो होती है आपकी, आप पढ़ के आए हो, वहाँ 3 तरीके की मसल्स हैं आपकी, कौन कौन सी हैं? सर एक हो गया, एक तो हो गई, एक हो गई स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल हो गई, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल हो गई। फर्स्ट वो स्पीडेड होती है, नॉन स्पीडेड होती है, ये भी स्पीडेड होती है, ठीक, इनके अंदर एक डिस्क मिलती है। आते हैं रुकिए, अब देख लीजिए। मसल की जो ये मसल बंडल है, एक मसल फाइबर है, उसके अंदर मायोफाइब्रल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। मसल की जो कवरिंग होती है मसल फाइबर की, उसे सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं और ये मायोफाइब्रल्स मिल रहे हैं। ये आपका एक मसल फिलामेंट है, ठीक है। उसके अंदर ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स मिल रही हैं, यही आपका कंट्रैक्शन करा रहे हैं, ठीक है। यस सर, मसल कंट्रैक्शन थ्योरी में आपने यही पढ़ा है। स्मूथ मसल्स होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स हैं। देखिए स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल को ही स्ट्रेटेड वॉलंटरी मसल कहते हैं। ये स्केलेटल मसल बोन से वगैरह से जुड़ी रहती है, स्केलेटल सिस्टम से, इसलिए इसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये ऑर्गन वगैरह में चिपकी नहीं होती, ये ऑर्गन बनाती हैं, तो ठीक है। इनवॉलंटरी होती है। हाँ, ये इनवॉलंटरी है, जैसे आपका स्टमक बन रहा है, लंग्स बन रहे हैं, लिवर इसोफेगस हो रहा है, ठीक है, इसोफेगस है, हाँ। तो ये सब आपके हो गए। इसके अलावा आपकी ये हार्ट वाली होती है, कार्डियक मसल कहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं, वहां पे सारी बातें यहाँ कर लेंगे एनसीईआरटी से। देखिए मसल्स जो होती हैं, मसल्स आर मेनी लॉन्ग सिलेंडर फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल एरेज। जो दीज फाइबर्स
पैरेलल फाइबर्स है ना, अभी आपको बताया पैरेलल फाइबर्स थे सब। इन फाइबर्स को क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, दिस फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स, जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मसल फाइबर्स कंट्रैक्ट, शॉर्टन एंड रिस्पॉन्ड स्टिमुलस, देन रिलैक्स, लेंथन एंड रिटर्न टू द अनकंट्रैक्ट स्टेज। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन फैशन में चलता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन थ्योरी है। Their action move the body to adjust the changes and the environment and to maintain the position of the various part of the body. ये जो है अलग अलग मूव करेंगे। मसल्स के बारे में बातें करती हैं। इन जनरल मसल प्लेस एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, 3 तरीके की मसल है आपकी, यहाँ दे रखी हैं। आइए देखते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड सारा काम। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं क्लोजली अटैच होती हैं स्केलेटल बोन से। स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये देखिए 2 टेपर हैं, देखिए टेपर है, ये ऊपर ऐसे करके बनी होती है, निडल शेप। हाँ ठीक है, फ्यूजिफॉर्म लाइक होती हैं। ठीक, और इधर कार्डिक मसल जो होती हैं वो इस तरीके से अपने बीच में ज्वाइंट्स, देखिए ये एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, ये बस ऐसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ आपको ट्रांसवर्स सिस्टम भी मिल रहा है जुड़ने का। ओके सर। तो टिपिकल मसल कंटेन्स बाइसेप्स, स्ट्रेप्ड स्केलेटल मसल। देखिए इनको स्ट्रेटेड भी कह सकते हैं, स्ट्रिप्ड भी कह सकते हैं, स्केलेटल भी कह सकते हैं और वॉलेंट्री भी कह सकते हैं। यही है जो वॉलेंट्री होती है। हाँ, बंडल्स टुगेदर पैरेलल फैशन में होंगे। द शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस द सेवरल बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर। ठीक है, यहाँ आपको देखिए न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, इसमें स्ट्रेशंस मिल रहे हैं, यहाँ बैंड्स आपको मिल रहे हैं, स्ट्रेशंस हैं ये। स्मूथ मसल्स जो होती है, सेल्स junctions hold them together and they are bounded together in the connective tissue sheath। ये sheath के अंदर bounded है। The wall of internal organs such as the blood vessels, stomach and intestine contains this type of muscle tissue। ठीक है, they are involuntary। कहाँ मिलेंगे आपको, स्टमक में मिल जाएंगे, इंटेस्टाइन में मिल जाएंगे, मसल टिश्यू आपको मिलेंगे। स्मूथ मसल्स जो हैं इनवॉलेंट्री होते हैं, ये वॉलेंट्री थे तो ये इनवॉलेंट्री होंगे। ठीक है, इसमें कोई स्ट्रेशंस नहीं है, कोई बैंडिंग नहीं मिल रही है, इसमें भी न्यूक्लियस आपको देखने को अपने आप काम करेंगे। ठीक है, स्पिंडल शेप है ये, इस तरीके से ये स्पिंडल शेप। कार्डियक मसल्स जो होते हैं इनकी खास बात क्या होती है, इसमें कम्युनिकेशन मिलता है, इंटरकैलेटेड डिस्क मिल रही है। ठीक है, यहाँ पॉइंट पकड़ने वाला है। स्ट्रेटेड भी है, इंटरकैलेटेड डिस्क भी मिल रही है। ठीक है, हाँ, और ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है, वो स्ट्रेटेड, ये अनस्ट्रेटेड है, इसमें स्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, फिर से ये स्ट्रेटेड आ गया। और इसमें यहाँ जो आपके इंटरकैलेटेड डिस्क है और जो क्रॉस करेक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत तेज कंट्रैक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से कंट्रैक्शन बहुत तेज होता है। आते हैं न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू के ऊपर, हमारा लास्ट टिश्यू है। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये नर्व, एक न्यूरॉन्स को अगर आप देखें तो उससे सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। न्यूरॉन है, न्यूरॉन में ये आपका होता है एक्सॉन, सॉरी ये होता है साइटोन और ये होता है एक्सॉन। साइटोन को ही सेल बॉडी भी बोलते हैं। और इससे निकले हुए कुछ फाइबर्स हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं मैसेजेस को और ये यहाँ से इम्पल्सेस को लेके जाएगा। अगर आप इसकी बात करें ये एक्सॉन की, तो इसके ऊपर ये माइलिन की शीट मिल रही है, ये नोड ऑफ रेनवायर। ठीक है, इसके बीच बीच में नोड्स ऑफ रेनवायर मिलते हैं और यहाँ से इम्पल्स कूद के आगे बढ़ती है, इसे कहते हैं सॉल्टेटरी। अच्छा सर, जिनमें नहीं मिलता नॉन मैरिज उसमें कैसे? ये एक मिनट, लास्ट में जाते हैं यहाँ पे आपके, तो यहाँ पे आपके ये हो गए पार्ट्स, ये टर्मिनल जंक्शंस हो गए। अब उन्हीं को सिनैप्स बोल देते हैं, सिनैप्टिक नोड्स कह देते हैं। क्या एनसीईआरटी का कुछ इसमें पढ़ा है मसाला? अभी एक पेज बाकी, 2 पेज तो बहुत हैं लेकिन एनसीईआरटी का मसाला इसमें नहीं दिख रहा है। चलिए आइए 2-3 मेन पॉइंट हम इसके डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ऐसे तो बहुत सारा है लेकिन हम 2-3 मेन पॉइंट। यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई तरीके के न्यूरॉन्स हैं आपके। तो बाइपोलर आपको कहाँ मिलेंगे बताइए? आंखों में। ओके सर, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। रेटिना ऑफ आई, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है, वेस्टिबुलर पार्ट में मिलेंगे, लैब्रिंथ ये आपके ईयर में मिलेंगे। ठीक, बाइपोलर न्यूरॉन्स, क्वेश्चन बहुत पूछा गया, बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलते हैं? रेटिना ऑफ आई। तो रेटिना ऑफ आई आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ हाइड्रा में भी मिलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। ओके, स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, स्यूडो यूनिपोलर, देखिए यूनिपोलर है लेकिन स्यूडो है।
स्यूडो यूनिपोलर कहते हैं, ठीक। डॉर्सल गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व मिलेगा। यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ मिलेंगे? ट्रू यूनिपोलर न्यूरॉन्स एक्सॉन्स डेंड्राइट्स जो होते हैं, देखिए यूनिपोलर एम्ब्रियो ऑफ इनवर्टिब्रेट्स क्या? हाँ, अर्ली एम्ब्रियो ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। हाँ, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। ओके सर, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियोस में मिलते हैं वर्टिब्रेट के और इनवर्टिब्रेट्स के, ठीक है। यस सर। अब यही पॉइंट आपके थे। अच्छा सर, बस एक चीज और बताइए, ये नॉन मेडुलेटेड जो होते हैं माइलिन शीट्स में कैसे ट्रांसफर होते हैं? हाँ, मेडुलेटेड जो होते हैं ये इसमें मेडुला माइलिन मिलेगी। हाँ सर। और नॉन माइलिनेटेड में न्यूरोग्लिया की न्यूरोग्लिया। एक मिनट चाहिए। माइलिन शीट जो है अभी हम आपको बताएंगे माइलिन शीट कैसे बन रही है, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं? मेडुलरी व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। माइलिन शीट जो होती है वो लिपिड की बनी होती है। हाँ सर। नोड्स ऑफ एनवायर मिलेंगे, ठीक है। श्वान सेल्स फॉर्म ईच सेगमेंट ऑफ माइलिन सेल, ठीक है। न्यूरिलेमा श्वान सेल्स, न्यूरिलेमा, ये देखिए ये ओके सर। ये आपका जो एक्सॉन है इसके ऊपर ये आपकी एक श्वान सेल थी। श्वान सेल ने अपने ऊपर सिक्रीशन शुरू किया और सिक्रीशन शुरू करते 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 देखिए ये माइलिन की शीट बन जाती है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब जिसमें होती है माइलिन शीट तो उसमें तो यहाँ पे आया कंडक्शन ऐसे हो गया, और जिसमें नहीं होती है उसमें सीधा चलता चला जाता है वैसे कंडक्शन, वही पोलराइजेशन, एएनएस में वो वाले मिलते हैं। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन चला जाता है, ठीक है। ओके सर, बस यही मेन बातें थी इसकी। एनिमल टिश्यू, न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं न्यूरोग्लिया होती है, मेसोग्लिया होती है, एस्ट्रोसाइट्स, ये सारे भी आपके इसी में न्यूरॉन्स के ही सिस्टम है, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया, ये सारे न्यूरोग्लियल सेल्स हो गई, ठीक। यस सर। ठीक है, चलिए हो गया ये हमारा पूरा टिश्यूज का पार्ट पूरा हो गया। एनसीईआरटी कॉर्नर में नर्वस टिश्यू बस इतना सा ही इसमें दिया हुआ है। न्यूरोग्लिया देखिए, न्यूरोग्लिया मेकअप ऑफ बना, आप देख लीजिए एनसीईआरटी में। कह रहे हैं न्यूरल टिश्यू जो होता है एक्सर्ट होता है ग्रेटेस्ट कंट्रोल हमारी बॉडी के ऊपर, न्यूरॉन्स पर। आज ब्रेन तो बना ही रहा है, यस सर। ठीक है। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम एग्जिबिट न्यूरोग्लियल सेल्स व्हिच कंस्टिट्यूट रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, ठीक है। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू, ठीक है। व्हेन न्यूरॉन इज सुइटेबली स्टिमुलेटेड तो ये इम्पल्स करेंगे कंडक्शन को, ठीक है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, कुछ 2-4 पॉइंट है एनीमिया के। आपने कई तरीके के एनीमिया के नाम सुने हैं, इसमें से 2-3 एनीमिया हम आपको बताने जा रहे हैं। हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब होता है जब हमारी आरबीसीज रप्चर होती है, ओके सर, ठीक है। दूसरा होता है परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है। न्यूट्रिशनल एनीमिया, इनएडिक्वेट फूड की वजह से। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया ये जेनेटिक म्यूटेशन। थैलासीमिया आपको पता है, इन्हें वो भी कहते हैं, कौन सा थैलेमीशिया तो सब थैलासीमिया कौन है वो? एप्लास्टिक एनीमिया, लैक ऑफ फंक्शन ऑफ बोन मैरो। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, ये आपको पता है RH ब्लड ग्रुपिंग की वजह से होता है। हीमोरेजिक एनीमिया, ब्लड लॉस हो जाता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस से हीमोरेजिक एनीमिया। कई तरीके के होते हैं, आपको यहाँ पता होना चाहिए ये बात। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिख दिए थे। बस आज का क्लास यही खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।